नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम पाकिस्तानी परमाणु हथियारों पर भारत के रुख और शांति समझौते के लिए रूस यूक्रेन सीधी वार्ता पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की दो टूक, परमाणु ब्लैकमेलिंग को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। यूएन से पाकिस्तानी एटमी हथियारों की निगरानी की मांग की। पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद और पीओके खाली करने पर ही होगी बात। विदेश मंत्री ने कहा, आतंकवाद रोके जाने तक सिंधु जल संधि रहेगी स्थगित। तुर्की में यूक्रेन शांति वार्ता पर सस्पेंस बरकरार। बैठक में पुतिन नहीं ले रहे हैं हिस्सा। ज़ेलेंस्की का पुतिन पर गंभीर नहीं होने का आरोप। ट्रंप ने कहा, उनकी और पुतिन की मुलाकात के बिना प्रगति संभव नहीं। ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब पहुंचा अमेरिका। ट्रंप ने तेहरान द्वारा कुछ शर्तों पर सहमति जताने का किया दावा। कहा, अमेरिका क्षेत्र में दीर्घकालिक शांति के लिए है गंभीर। राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर दोहराया, गाजा को अमेरिकी कब्जे में लेकर बनाया जाना चाहिए फ्रीडम जोन। हमास ने कहा, गाजा नहीं है बिकाऊ। इजराइल का सैन्य अभियान जारी, करीब 100 की मौत। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू और कश्मीर का दौरा किया और सैनिकों से मुलाकात की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA की निगरानी में ले लिया जाना चाहिए। साथ ही राजनाथ ने कहा कि पूरी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान ने किस तरह गैर जिम्मेदाराना तरीके से भारत को धमकाया है। ये रिपोर्ट देखिए। बंदर के हाथ उस्तुरा लगना, ये कहावत पाकिस्तान के परमाणु संपन्न होने को लेकर बिल्कुल सटीक बैठती है। पाकिस्तान के एटम बम को लेकर दुनिया भर में एक चिंता बनी रहती है। पाकिस्तान ने दशकों पहले ये ताकत तो हासिल कर ली, लेकिन इन हथियारों को संभालने की उसकी क्षमता पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। कारण है, सेना और आतंकियों के बीच गहरे साठगांठ के दर्जनों सबूत अब तक सामने आ चुके हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था इतनी कमजोर है कि सरकार की जगह सेना की अधिक चलती है। छोटी छोटी बात पर पाकिस्तान के छोटे बड़े सभी नेता खुलेआम परमाणु हथियारों की धमकी देते हुए नजर आ जाते हैं। ऐसे में अमेरिका समेत दूसरे मंचों से उसके परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने की आवाज भी उठती रही है। इसी परमाणु शक्ति की आड़ में पाकिस्तान आतंकियों को लंबे समय से पालता और पोसता आ रहा है। नफरत की बंदूक थामे यह आतंकी बार बार भारत में मासूमों को निशाना बनाते रहे हैं। 21 अप्रैल को लश्कर के आतंकियों ने पहलगाम में 26 मासूम पर्यटकों की नृशंस हत्या कर दी। भारत ने दो टूक कह दिया कि आतंकियों के पाप का घड़ा भर चुका है। अब परमाणु ब्लैकमेलिंग को और अधिक नहीं सहा जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 स्थानों पर आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान आतंकियों के समर्थन में आकर खड़ा हो गया। आतंकियों पर नकेल कसने के बजाय भारत पर हमले की कोशिश की हिमाकत करने लगा। भारतीय मिसाइलों और ड्रोन से बुरी तरह पिटने के बाद बौखलाया पाकिस्तान परमाणु हथियारों का पुराना राग अलापने लगा। लेकिन भारत की आतंकवाद के खिलाफ प्रतिज्ञा इतनी कठोर थी कि इस न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की परवाह किए बिना
आतंकियों को दफना दिया। जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुनिया से पूछा कि पाकिस्तान जैसे गैर जिम्मेदार और असभ्य देश के हाथों में परमाणु हथियार कितने सुरक्षित हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA से पाकिस्तानी परमाणु हथियारों की निगरानी किए जाने की मांग की। क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। पाकिस्तान में जैश, लश्कर समेत कई आतंकवादी संगठनों के ठिकाने हैं और ये खुलेआम यहीं से अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इसमें यह डर हमेशा रहता है कि कहीं ये गुट किसी मिली भगत से न्यूक्लियर सिस्टम तक पहुंचना बना लें। बाकी देशों की तुलना में पाकिस्तान की परमाणु व्यवस्था को लेकर पारदर्शिता का अभाव दिखता है। दरअसल परमाणु संपन्न देश समय समय पर ये जानकारी उपलब्ध कराते रहते हैं कि वे अपने परमाणु एसेट को कैसे सुरक्षित रखे हुए हैं या उसका कमांड सिस्टम कितने लेयर का है या कितनी सुरक्षा में है। पाकिस्तान की लचर व्यवस्था के कारण उसके दावों पर भरोसा कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। और इस खबर पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर्षवर्धन पंत, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हर्षवर्धन जी, अगर पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम या पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की बात करें तो पूर्व में भी काफ़ी एक चिंता रही है। कुछ सालों पहले हमने देखा कि दुनिया के कई देश इसको लेकर के चिंता जताते रहे हैं, लेकिन एक बार फिर ये आवाज़ उठने लगी है। क्या लगता है पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर या पाकिस्तान के परमाणु बम को लेकर, परमाणु हथियारों को लेकर इतनी चिंता क्यों करती है दुनिया? देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं और मुझे लगता है कि जब बार बार सबसे बड़ा कारण आज दिखने को मिल रहा है वो कि जब बार बार पाकिस्तान अपनी परमाणु शक्ति का हवाला देता है तो उससे कहीं पर वो एक अपना गैर जिम्मेदाराना रवैया जो परमाणु शक्ति के प्रति है वो उसको भी दर्शाता है। भारत ने शुरू से जब से परमाणु हथियार बनाए और परमाणु हथियारों को अपनी रक्षा नीति में शामिल किया, भारत ने हमेशा से नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाई। भारत ने हमेशा कहा कि हम इसको बैटलफील्ड वेपन्स के तौर पर नहीं देखते हैं, हम परमाणु शक्ति को डिटेरेंस पोस्चर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अगर हम पर अटैक होगा हम रिटेलिएट करेंगे। पाकिस्तान ने फर्स्ट यूज की पॉलिसी बनाई। पाकिस्तान ने ये कहा, पाकिस्तान ने दुनिया भर से ये जो टेक्नोलॉजी है इसको पाकिस्तान लाया। AQ खान नेटवर्क जिसकी बात होती है पाकिस्तान ने दूसरे देशों को दिया। कभी भी जिम्मेदाराना रवैया न्यूक्लियर वेपन्स के लिए पाकिस्तान ने नहीं अपनाया और छोटी छोटी बातों पर जब वो उनके जो सैनिक हैं, उनके जो ऑफिशियल्स हैं, वो न्यूक्लियर वेपन्स का थ्रेट, ब्लैकमेलिंग जो जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने स्टेटमेंट में किया था कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल वो बार बार करते हैं, तो उसका मुझे लगता है एक जो पैमाना है वो बढ़ता जा रहा है। और आज जब दुनिया पाकिस्तान को एक एपिसेंटर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म के तौर पर देखती है तो उसमें ये चिंता बनी रहती है कि पाकिस्तान जो अपनी स्थितियों को वैसे ही नहीं संभाल पा रहा। पाकिस्तान की हालत देखिए, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, अलग अलग हिस्सों में जिस तरह की वहां पर परेशानियां चल रही, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, तो वहां पर पाकिस्तान के पास क्या इतनी क्षमता है कि वो जो न्यूक्लियर जो वेपनरी है उसको संभाल पाए? क्योंकि न्यूक्लियर सिस्टम्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसके लिए एक बहुत स्पेसिफिक कमांड एंड कंट्रोल की जरूरत होती है, जो पाकिस्तान जैसे देश के सामने एक बड़ी चिंता, एक बड़ी समस्या के तौर पर खड़ा हो जाता है। तो मुझे लगता है उसी का आज हवाला देते हुए राजनाथ सिंह जी ने ये बात कही कि क्या इसकी जरूरत है कि IAEA को इसका कंट्रोल लेना चाहिए, क्या पाकिस्तान को इसका कंट्रोल देना चाहिए? और मुझे लगता है बहुत बड़े सवाल हैं जिनका जवाब पाकिस्तान से आज दुनिया मांग रही है। जिस तरह के हालात पाकिस्तान के हैं, आपने अच्छी तरह से बताया कि किस तरह के वहाँ पे हालात हैं। आतंकियों से लगातार संबंधों की बात आती है या अस्थिरता की हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी अस्थिरता है। लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर के दुनिया के अधिकतर देशों में चिंता बनी हुई है। उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों को लेकर के चिंता बनी रहती है। पाकिस्तान की ओर हाल के वर्षों में ये ध्यान क्यों नहीं जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय जगत का?
देखिए पाकिस्तान के परमाणु जो वेपन्स हैं उसको लेकर हमेशा से पश्चिमी देशों में खासकर और चीन ने एक बहुत ही हिपोक्रिटिकल रवैया शुरू से अपनाया। तो जब से पाकिस्तान का परमाणु प्रोग्राम शुरू हुआ, ये ये एक बोरोड प्रोग्राम था, ये एक चुराया हुआ प्रोग्राम था। दुनिया भर से इकट्ठा की हुई जो तकनीक थी उसको लाए AQ खान पाकिस्तान में, और उन्होंने उसको डोमेस्टिक उंगली जामा पहनाने की कोशिश करी। लेकिन जो रिजल्ट है, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए, वो बड़े ही खतरनाक हुए, क्योंकि जो ये एक ऐसे समय पाकिस्तान में परमाणु हथियार है जबकि पाकिस्तानी सेना का इस्लामीकरण हो रहा था। और उसका जो चैलेंज पाकिस्तान में आज है कि जो टेररिज्म जिसको वो एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जब उन्होंने इस तरह के ग्रुप्स को बढ़ावा दिया और एक इस्लामाइज्ड सेना को खड़ा किया, उस समय पश्चिमी देशों को ऐसा लगा, खासकर अमेरिका को ऐसा लगा कि कोल्ड वॉर में, शीत युद्ध में इसकी जरूरत थी। पाकिस्तान फ्रंटलाइन स्टेट था, पाकिस्तान सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से हटाने के लिए जरूरी था अमेरिका के लिए। तो अमेरिका ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की नजरअंदाज किया। और आज जब आप इसका जो खामियाजा है वो देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने इसको इस्तेमाल करके दुनिया भर में आतंकवाद फैलाया, दुनिया भर में अस्थिरता फैलाई, और इसके लिंक जो हैं वो ये तार जो हैं ये जुड़े हुए हैं नॉर्थ कोरिया से भी। नॉर्थ कोरिया के साथ अगर आप देखें तो एक बहुत करीब का रिश्ता रहा है इस टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के बीच में। तो ये जो समस्या है पाकिस्तान की, सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, लेकिन क्योंकि पहले पश्चिमी देशों ने, चीन ने समर्थन किया पाकिस्तान का, उसका नतीजा आज वो भुगत है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आज जो भारत के रक्षा मंत्री हैं वो इस बात को बोल रहे हैं, लेकिन भारत आगे क्या कुछ कर सकता है पाकिस्तान की इस हकीकत को दुनिया के सामने रखे? क्योंकि एक लंबा अरसा हो गया है, पहले हम देखते थे कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर के दुनिया के कई देशों में चिंता रहती थी, लेकिन हाल के वर्षों में ऐसी चिंता नहीं देखी गई। तो भारत को क्या कुछ और कदम उठाने की ज़रूरत है? देखिए, भारत को डिप्लोमेटिकली इस विषय को उसी जोर शोर से उठाना पड़ेगा जिस तरीके से भारत ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया और बड़ा सक्सेसफुल रहा। अगर आप पिछले दशक को देखें, उसमें भारत पाकिस्तान को ग्लोबल एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म के तौर पर उसकी आइडेंटिटी को बनाने में बड़ा सक्षम रहा है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर बड़ा सक्षम रहा है, चाहे वो UN हो, चाहे वो FATF हो। भारत ने पाकिस्तान को मार्जिनलाइज करने का जो एक पूरा प्रोग्राम चलाया था, वो बहुत उसमें सफलता भारत को मिली। और उसमें मुझे लगता है इस कड़ी को अब जोड़ना जरूरी है कि किस तरह से पाकिस्तान ने न्यूक्लियर ब्लैकमेल करके न सिर्फ अस्थिरता पैदा की अपने भारत के साथ संबंधों में, बल्कि पूरे विश्व में एक ऐसा वातावरण बनाया जिसमें कि ये बात एक न्यूक्लियर वेपन्स को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई कि कुछ होगा तो हम कह देंगे कि हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेंगे। जरा सा कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट में अगर हमको हार नजर आएगी, हम कहते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर देंगे। तो ये जो नैरेटिव पाकिस्तान ने बनाया, जिसका ओवरहैंग भारत और पाकिस्तान के संबंधों के ऊपर दशकों से दिखा, वो मुझे लगता है भारत को और बेहतर तरीके से दुनिया के सामने रखने की जरूरत है। और जिस तरह से भारत ने अपना शक्ति प्रदर्शन करके ये बात आज पाकिस्तान को बता दी है कि भारत के सामने चाहे परमाणु शक्ति ही क्यों ना हो पाकिस्तान की, भारत बहुत केपेबल है मिलिटरीली उसको टारगेट करने में। वो मुझे लगता है बहुत बड़ा परिवर्तन आया है जिसकी वजह से सीज फायर हुआ है, और उस बात को भारत को दुनिया के सामने रखने में आज ज्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि भारत ने मिलिटरीली इस बात को प्रूव कर दिया है कि हम चाहते तो अटैक कर सकते थे, लेकिन हम नहीं अटैक करेंगे क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल हैं, स्टेट एक्टर हैं। हम पाकिस्तान की तरह गैर जिम्मेदाराना हमारा रवैया नहीं है परमाणु शक्ति को लेकर। हमको पता है कि इसकी कॉस्ट क्या हो सकती है। तो उसको लेकर जब भारत आज दुनिया के सामने जाएगा, तो मुझे लगता है भारत का जो आर्ग्यूमेंट है वो और ज्यादा पावरफुली दुनिया सुन पाएगी। ठीक है, हर्षवर्धन जी हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में शांति वार्ता के लिए इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच बैठक पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। बैठक के लिए दोनों देशों के अधिकारी इस्तांबुल में मौजूद हैं। हालांकि जैसे पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि यहां रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच बातचीत होगी, ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। न ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप यहां पहुंच रहे हैं। उसके बावजूद भी शांति की राह में यहां दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण बातचीत की सभी आशा कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जंग शुरू होने के बाद मार्च 2022 में यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधियों की आखिरी मुलाकात तुर्की में हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हटने की धमकी के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने रविवार को यूक्रेन के साथ सीधी बातचीत की पेशकश कर दी। फिर मिलने की जगह तय हुई तुर्की का इस्तांबुल। इतना ही नहीं, पुतिन ने बिना शर्त बैठक का सुझाव भी दे डाला। मौका मिलते ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने राष्ट्रपति पुतिन को तुर्की में मिलने की चुनौती देने लगे। इन चुनौतियों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बैठक में शामिल होने की मंशा जताई। लेकिन बैठक वाले दिन गुरुवार की सुबह रूस ने साफ कर दिया कि पुतिन इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ अंकारा पहुंचकर तुर्की के अपने समकक्ष रेचेप तैयब अर्दवान से मुलाकात की। दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडल इस्तांबुल में मौजूद रहा और वार्ता का समय बार बार बदलता रहा। माना जा रहा है कि रूस की टीम जूनियर अधिकारियों पर आधारित है। इससे नाराज ज़ेलेंस्की ने रूस पर रंगमंच से जुड़े लोगों को भेजने का आरोप लगा दिया। इस पर पलटवार करते हुए रूस ने उन्हें जोकर और लूजर बता दिया। पुतिन ने वार्ता के लिए 4 अधिकारियों को विशेषज्ञों के तौर पर नियुक्त किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार मिखाइलो पोडलियाक का कहना है कि ज़ेलेंस्की केवल पुतिन के साथ ही वार्ता की मेज पर बैठेंगे। यूरोपीय देश आरोप लगा रहे हैं कि रूस गंभीर शांति प्रक्रिया में शामिल होने का इच्छुक नहीं है। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि जब तक वो खुद राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात नहीं कर लेते, तब तक यूक्रेन शांति वार्ता में किसी महत्वपूर्ण प्रगति की उम्मीद करना बेमानी होगा। अगर पुतिन वहां नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। जब तक हम दोनों साथ नहीं बैठेंगे, कुछ ठोस निकलना मुश्किल है। इस बीच क्रेमलिन ने कहा है कि राष्ट्रपति पुतिन का अगले कुछ दिनों तक तुर्की जाने का कोई इरादा नहीं है। उधर तुर्की में ही नाटो के विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है। इसके इतर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन, ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की के प्रतिनिधियों के साथ काला सागर की सुरक्षा पर एक बैठक की। इस बीच रूस का तनाव एक नाटो देश एस्टोनिया के साथ बढ़ता दिखाई दे रहा है। एस्टोनिया ने रूस पर अपने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए नाटो के लिए इसे खतरा बताया। हर्षवर्धन पंत हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं हर्षवर्धन जी। अगर इस मामले की हम बात करें तो सबसे पहले आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से ये बात सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि दोनों देशों के बीच में कई सारे मसले सुलझा लिए गए हैं, अब दोनों देशों को सीधे सीधे बातचीत करनी चाहिए। उसके बाद जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, उन्होंने सीधी बातचीत का प्रस्ताव दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि पुतिन आएंगे तो मैं भी उनसे सीधी बातचीत करूंगा, लेकिन पुतिन वहां पर नहीं आए। और डोनाल्ड ट्रंप कल और परसों डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि शायद मैं भी वहां पर जा सकता हूं। लेकिन आज की जो हमारे पास खबर है, वहां पर न व्लादिमीर पुतिन पहुंचे और ज़ेलेंस्की के साथ वहां पर कोई सीधी बातचीत नहीं होनी है। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल वहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जब तक मैं वहां नहीं जाऊंगा या पुतिन से मेरी मुलाकात नहीं होगी, तब तक कुछ ठोस निकलने वाला नहीं है। तो ये मामला किस ओर जा रहा है? इसमें 2 चीजें नजर आ रही हैं। एक तो ये कि अमेरिका में ट्रंप जब ये कह रहे हैं कि मैं और पुतिन जब बैठेंगे तभी बात निकलेगी, इसमें कुछ इसमें काफ़ी ये रेलेवेंट बात है, क्योंकि पुतिन जो है वो
अपने आप को एक ग्लोबल पावर के तौर पर देखते हैं, और उन्होंने एक यूक्रेन का जो क्राइसिस है, यूक्रेन का जो युद्ध है, इसको उनका ऐसा मानना है कि जब तक अमेरिका का समर्थन यूक्रेन से हटेगा नहीं, तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। तो वो डायरेक्टली अमेरिका के साथ बात करना चाहते हैं, और वो अमेरिका के साथ बैठना चाहते हैं, ट्रंप के साथ बैठना चाहते हैं। तो इसी का मुझे लगता है हवाला ट्रंप दे रहे थे कि जब तक ट्रंप और जब तक उनकी और पुतिन की मुलाकात नहीं होगी, तब तक किसी प्रकार की शांति प्रक्रिया नहीं बढ़ पाएगी आगे। और दूसरी तरफ जो बैटल फील्ड की जो स्थिति है, उसमें स्थिति नाजुक बनी हुई है। यूक्रेन कोशिश कर रहा है, लेकिन यूक्रेन के सामने जो स्केल है वो बहुत बड़ा है। रूस के जो इस समय लगातार रूस जिस तरह से हमला कर पा रहा है यूक्रेन के ऊपर, और अपनी पकड़ उन एरियाज को जो वो कंट्रोल करता है, उन पर वो लगातार बनाता जा रहा है। तो कहीं पर रूस के पास रूस का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आता है, और रूस इसका फायदा उठाना चाह रहा है नेगोशिएशंस में। तो नेगोशिएशंस रूस के जो पत्ते हैं वो रूस के पास हैं, और रूस को ऐसा लग रहा है कि वो उन पत्तों को धीरे धीरे खोले। तो मुझे लगता है इसीलिए जो पहले पुतिन ने डायरेक्ट नेगोशिएशंस की बात की, फिर वो नेगोशिएशन से पीछे हट गए, क्योंकि उनके लिए नेगोशिएशंस अभी इतनी जरूरी है नहीं। उनको ऐसा लगता है कि वो बैटलफील्ड में ज्यादा जब गेम्स हासिल करेंगे, तब अगर वो नेगोशिएट करते हैं, तब उनको ज्यादा फायदा। हर्षवर्धन जी, यहाँ पर एक चीज और देखने लायक काफी महत्वपूर्ण है कि आप अगर प्रेसिडेंट ट्रंप के जो फैसले आ रहे हैं जिस तरह के, उसमें आप देखें तो दुनिया के हर मामले में प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो कारोबार देख रहे हैं, अमेरिका का फायदा देख रहे हैं। यूक्रेन के साथ मिनरल डील हो गई, लेकिन यहाँ पर जब पुतिन के साथ बातचीत आती है तो लगता है पुतिन भी कुछ दोनों देशों के बीच में कारोबार या पुराने जो कई सारे सैंक्शन लगे हुए हैं उनको हटाने के लिए, और अमेरिका भी अपना कुछ फ़ायदा देख रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या शांति समझौता तभी आगे बढ़ेगा जब इसके पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है? जी बिल्कुल। वो एक तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो मुझे लगता है कि कहीं पर ट्रंप के सामने ये भी समस्या है कि उन्होंने जो क्लेम किया था शुरू में चुनावों के कैंपेन में, और जब वो सत्ता में आए थे कि मेरे आते ही खत्म हो जाएगा ये युद्ध, 24 घंटे के अंदर मैं खत्म कर सकता हूँ, वो नहीं हो पाया। अभी तक युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है, और दोनों ही जो पार्टीज हैं वो उतना केयरफुली ट्रंप की बात नहीं मान रहे हैं जितना उन्होंने अज्यूम किया था। तो उसमें मुझे लगता है वो धीरे धीरे अपना फायदा, जिसका आपने जिक्र किया कि उन्होंने जो मिनरल डील साइन करी यूक्रेन के साथ, वो एक उनको लगा कि अगर वो मिनरल डील साइन हो जाती है तो उससे न सिर्फ उनको एक्सेस मिलेगा, अमेरिका को एक्सेस मिलेगा रिसोर्सेज का, पर एक तरह से वो एक डिटरेंस भी बनेगा रूस के लिए। दूसरी तरफ ये बात बिल्कुल सही है कि रूस भी ये चाह रहा होगा कि वो बायलैटरली द्विपक्षीय तरीके से अमेरिका के साथ किसी एग्रीमेंट पर पहुंचे, जिस एग्रीमेंट से वो सारे जो परेशानियां रूस के सामने है, रूस के सामने आर्थिक बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हुई हैं, वो चाहेगा कि सैंक्शंस हटें, और जो एक्सेस है ग्लोबल मार्केट का रूस के पास नहीं है पिछले कुछ सालों से, वो उसको एक्सेस मिले। क्योंकि पुतिन के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है, आर्थिक चुनौती, और उनको अपनी इकोनॉमी रिवाइव करनी है, उनको अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को आगे बढ़ाना है। और जो एक बार युद्ध अगर खत्म होता है तो उसके बाद जो रूस के लोगों का फोकस है वो आर्थिक स्थिति पर जाएगा, और वहां पर वो चाहेंगे कि उनको अमेरिका का और पश्चिमी देशों का समर्थन मिले। तो मुझे लगता है ये बैक चैनल पीछे से ये बहुत बड़ी एक बड़ा डिस्कशन जो चल रहा है, उसका नतीजा क्या होता है, और उसका जो एक सैंपल हमको ट्रंप ने कहा कि जब तक मैं और पुतिन बात नहीं करेंगे तब तक कोई मामला ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, मुझे लगता है वो उसकी तरफ हिंट दे रहे हैं। ठीक है हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। की देगी मिर्च। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौता करने के बहुत करीब पहुंच गया है और तेहरान ने कुछ हद तक शर्तों पर सहमति जताई है। खाड़ी देशों का दौरा कर रहे ट्रंप ने कहा कि अमेरिका दीर्घकालिक शांति के लिए ईरान के साथ बहुत गंभीर बातचीत कर रहा है। ट्रंप की खाड़ी देशों की यात्रा के दौरान इजरायल ने गाजा पर हमले बढ़ा दिए हैं। हमास के खिलाफ चलाए जा रहे सैन्य अभियान के तहत इजरायल ने पिछली रात गाजा के दक्षिणी शहर खान यूनिस पर हवाई हमले किए। गाजा प्रशासन के अनुसार इन हमलों में 80 लोगों की मौत हुई है। वहीं इजरायल की ओर से अभी पिछली रात के सैन्य अभियान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि उन्होंने मॉस्को की यात्रा के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मलेशियाई एयरलाइंस की उड़ान संख्या MH17 को गिराए जाने के बारे में चर्चा की थी। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब कुछ दिनों पहले संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में इस दुर्घटना के लिए रूस को जिम्मेदार बताया गया था। चीन की कंपनी टिकटॉक एक बार फिर विवादों में है। यूरोपीय संघ ने गुरुवार को टिकटॉक पर डिजिटल नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। EU का आरोप है कि टिकटॉक में विज्ञापनों को लेकर पर्याप्त पारदर्शिता नहीं है। हाल ही में यूरोपीय संघ ने टिकटॉक पर 530 मिलियन यूरो का तगड़ा जुर्माना लगाया था। इंडोनेशिया की सेना ने पापुआ के अपने सुदूर पूर्वी क्षेत्र में एक अभियान के दौरान 18 पापुआ अलगाववादियों को मार गिराया है। इसमें 3 नागरिक भी मारे गए। सैन्य प्रवक्ता क्रिस्टोमी सियानतूरी ने एक बयान में कहा कि सेना ने बुधवार को अभियान के दौरान एक असॉल्ट राइफल, धनुष और तीर और एक अदृश्य घरेलू हथियार सहित दर्जनों हथियार जब्त किए। सुंदरता और मेकअप के बारे में अपने वीडियो के लिए जानी जाने वाली एक युवा मैक्सिकन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की टिकटॉक लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान बेशर्मी से गोली मारकर हत्या कर दी गई। जलिस्को राज्य अभियोजक ने कहा कि 23 वर्षीय वेलेरिया मार्केज की मौत की जांच फेमिसाइड के प्रोटोकॉल के अनुसार की जा रही है।